मायावती जी के साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है, चुनाव जीतने से भी ज्यादा मुझे जो लग रहा है वो चुनौती ये है कि अपने वोट बैंक को कैसे बचाएं। जी, यूपी में बिना अलायंस के चुनाव लड़ना इस वक्त बहुत मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। आकाश आनंद कैसे मुकाबला कर पाएंगे चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पिछले कई दिनों से जितने पॉपुलर थे उससे करीब 50 गुना और ज्यादा पॉपुलर होते नजर आ रहे हैं। बीएसपी ऐसी पार्टी है, उसमें मायावती जी के बाद सब एक तरह से बराबर है, कोई सेकंड लाइन नहीं, कोई थर्ड लाइन नहीं। क्या मायावती अकेले चुनाव लड़कर इन सीटों पर क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे? जो बीएसपी के कार्यकर्ता है वो सोशल मीडिया वगैरह पर जो है वो चल रहा है, वो चल ही रहा है, लोगों के बीच बहुत तेजी से जा रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अब ये कितना वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये भी देखना हो। जो आकाश आनंद जी के ससुर हैं उनको एक झटके में बाहर कर दिया, पिछले साल भी बाहर किया था, फिर वापसी हो गई। तो डिसीजन मायावती जी अपने तरीके से लेती हैं। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम नरेश कुशियारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही हैं। मायावती अपने पार्टी के भीतर जो भी चीजें चल रही हैं उस पर बहुत बारीकी से नजर उनकी है कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ता कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके की छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। तमाम चीजें मायावती की सब पे उनकी नजर है। और इसी बीच मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आकाश आनंद के ससुर को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया, यानी बसपा से बाहर कर दिया। अब इसके क्या मायने हैं? आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी और वहीं पर उनके ससुर को पार्टी से बर्खास्त कर देना। अब ये आने वाले भविष्य में इसका, आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है? और दूसरी ओर जहां आकाश आनंद की तुलना पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर से की जा रही है, चंद्रशेखर आजाद जो लगातार सुर्खियों में है, वो जंतर मंतर में नजर आते हैं। यूपी में वो जहां भी दलितों के साथ अत्याचार होता है उनके घर भी पहुंचते हैं। और ऐसे में एक एक्टिव नेता और एक बड़े बैनर के नीचे आकाश आनंद नेता हैं। अब इन दोनों के बीच जो तुलना हो रही है उसका क्या असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबके मन में यही सवाल है कि आकाश आनंद कैसे मुकाबला कर पाएंगे चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पिछले कई दिनों से जितने पॉपुलर थे उससे करीब 50 गुना और ज्यादा पॉपुलर होते नजर आ रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। आकाश आनंद भी युवा है जी, चंद्रशेखर भी युवा है। आकाश आनंद को किसी भी फैसला लेने के लिए मायावती जी की ओर देखना है। उन्हें कितनी आजादी है फैसला लेने में, ये बीएसपी के भीतर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर फैसला लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, उनको किसी की ओर नहीं देखना है। संभवतः यही वजह है कि आज की तारीख में जो चंद्रशेखर की रणनीति है वो बहुत एग्रेसिव है। वो फुल कहते हैं ना कि जिसको फ्रंट फुट पर खेलना, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और चंद्रशेखर ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं यूपी में दलित वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका उनके पास है। संभवतः यही नतीजा है, मुझे लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी जो उनकी पार्टी है उसके लिए अभी ही 45 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, जिसमें से अगर ब्रेकअप देखिए 18 दलित हैं, 16 ओबीसी हैं, 10 मुस्लिम समुदाय से आते हैं, 1 सिख समुदाय से। मतलब वो किस कॉम्बिनेशन के साथ उनको जाना है, किन मुद्दों के साथ जाना है, उनकी पार्टी की तरफ से मीडिया में कौन बात रखेगा, उसका बॉस कौन होगा, वो सारे बिल्कुल ही कहते हैं ना कि उनकी गाड़ी जो है टॉप गियर में चल रही है अभी। लेकिन यूपी में सर जो यूथ है, जो 35 साल से नीचे का जो यूथ है, वो समझता है चंद्रशेखर को, वो चंद्रशेखर की बात भी कर रहा है और चंद्रशेखर के भाषणों से प्रभावित होकर चंद्रशेखर की ओर बढ़ भी रहा है, आजाद समाज पार्टी की ओर। लेकिन जो 50, 40, 50 और 60, 70 उम्र के जो वोटर हैं वो अभी भी बहन मायावती की ओर देख रहे हैं। उनको लगता है कि वो एक बार फिर से चमत्कार कर देंगे। अब देखिए,
अब क्या है, ये चमत्कार मायावती जी कैसे करेंगी ये तो हमें भी खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप बीएसपी में जो लोग करीब से देखते हैं, उनके स्ट्रेटजी जो भीतर घुसे हुए हैं, उनसे अगर बात करें, अगर आप देखें तो कहेंगे मायावती जी हम 403 सीटों पे उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने उम्मीदवार देने भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने यूथ वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए आकाश आनंद को भी आगे कर दिया है। लेकिन आकाश आनंद, आप सोचिए कि क्या स्थिति है, 10 अगस्त के लिए तैयारियां चल रही हैं, 10 अगस्त से चुनाव अभियान को बिल्कुल कहते हैं ना कि टॉप गियर में डालने की। लेकिन उसके तहत उनको क्या कहा गया है कि आप पूरे देश में बैठक करेंगे, बैठक करेंगे। भीतर खाने ये खबर है कि बैठक करेंगे, लेकिन मायावती जी को आपको हर जानकारी देनी रहेगी। एक दूसरा, यूपी के में जो भी कार्यक्रम है उसके पहले उनसे अप्रूवल चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति है, जब भीतर खाने एक और आप कह रहे हैं कि हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जिस चेहरे को आगे कर रहे हैं उस चेहरे को भी मायावती की ओर देखना ही है। मायावती, और ये बहुत पहले भी हम लोग कई बार जब यूपी टॉक में बात करते थे तो मैंने एक बात कही थी कि बीएसपी ऐसी पार्टी है, उसमें मायावती जी के बाद सब एक तरह से बराबर है, कोई सेकंड लाइन नहीं, कोई थर्ड लाइन नहीं। तो ये बात लागू होती है। आप देखिए कि जो आकाश आनंद जी के ससुर हैं उनको एक झटके में बाहर कर दिया, पिछले साल भी बाहर किया था, फिर वापसी हो गई। तो डिसीजन मायावती जी अपने तरीके से लेती हैं, वो बिल्कुल एक उनका एक अलग ढर्रा है सोचने का। और अभी भी जो बीएसपी की जो तैयारियों के नाम पर हम लोग जो बात कह रहे हैं कि यूपी में उनकी कितनी तैयारियां हैं, तो उन्होंने जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 24 प्रभारी घोषित किए हैं। और जो प्रभारी होते हैं वही विधानसभा कैंडिडेट नॉर्मली बीएसपी के होते हैं। तो अगर आप कहें या टाइम इजाजत दे रहा तो हम उसके बारे में जिक्र भी कर सकते हैं। नाम हम बिल्कुल कर हाँ, तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे डॉक्टर अविन शर्मा हाथरस की सदाबाद सीट से, सतवीर सिंह नागर गौतम बुद्ध की जेवर सीट से, विपिन कुमार दीवान हापुड़ जो जिले की है हापुड़ सीट उससे है, हाजी मुमताज अली अमरोहा की हसनपुर सीट से, जुल्फकार अहमद जौनपुर की शाहगंज सीट से, आशीष पांडे जालौन की माधोगढ़ सीट से, विनोद मिश्रा जौनपुर की मुंगराबाद शाहपुर सीट से, मनोज वर्मा अंबेडकर नगर की जो अकबरपुर सीट है उससे है, जितेंद्र सिंह बबलू अयोध्या की बीकापुर सीट से हैं, फिरोज आफ्ताब सहारनपुर की जो सहारनपुर ग्रामीण सीट है उससे हैं, बांकीपुर की जो बांकीपुर सदर सीट है वहां से मोहम्मद मुबासिर को उम्मीदवार बनाया है, सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से शैलेंद्र कुमार सिंह को प्रभारी बनाया गया है। आजमगढ़ से बहुत ज्यादा उम्मीदवार घोषित किए हैं बीएसपी ने। उसमें अगर आप देखिए तो आजमगढ़ की दीदारगंज सीट से अब्दुल कैस आजमी, आजमगढ़ की ही मुबारकपुर सीट से डॉक्टर महबूब आजम अंसारी, आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से इमरान अहमद, जितेंद्र सिंह को कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया सीट से, मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से कविता देवी, मऊ की मोहम्मदाबाद गोहाना सीट से अक्षयदीप जेके आजाद। सर इन सब के बीच में एक सवाल ये है कि क्या मायावती अकेले चुनाव लड़कर इन सीटों पर क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि चंद्रशेखर तो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की इन दिनों इस तरीके की केमिस्ट्री उनकी नजर आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि उनका गठबंधन लगभग तय हो गया है। देखिए, मायावती जी के साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है, चुनाव जीतने से भी ज्यादा मुझे जो लग रहा है वो चुनौती ये है कि अपने वोट बैंक को कैसे बचाएं। और वोट बैंक उनका लगातार चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। अगर आप देखिए, आप सोचिए कि जो पार्टी इतनी मैंने एक तरह से देखा जाए 4 बार की मुख्यमंत्री, 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है, बीएसपी ने अच्छा खासा रूल किया है, यूपी की पॉलिटिक्स को प्रभावित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव 488 सीटों पर बीएसपी लड़ती है और सन्नाटा रहता है, एक भी उम्मीदवार लोकसभा नहीं पहुंच पाता है जी। ये बीएसपी की स्थिति। वोट शेयर भी 2.06% आज की तारीख में। मुझे लग रहा है कि ये 35 साल के बाद बीएसपी यहाँ खड़ी है।
1989 में जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तब से अब तक तो 35 साल बाद हर कोई जो है आगे बढ़ता है। जो जहां पर बीएसपी है, BSP वहीं पर आ गई। बीएसपी वहीं पर है। अगर आप विधानसभा सीट वाइज भी अगर आप उसके अगर एनालिसिस अगर देखें 2024 का 2022 का जो यूपी इलेक्शन हुआ था, तो 403 सीट यूपी की हर सीट पर मायावती जी ने उम्मीदवार उतारे, सिर्फ एक सीट जी जीती। वो भी अपने आप गाजीपुर, में आपको पता है कि वो जी। कैसे वो जीती, मैंने उसमें कहा जाता है कि बीएसपी का नहीं उम्मीदवार का जी जी की वजह, और रनर अप सिर्फ 18 सीटों पर रही। तो राजनीति में कॉन्फिडेंस किसी का भी हाई हो सकता है, और जनता तय करती है कि किसको जिताना है और किसको हराना है। यूपी की जिस तरह से अभी सिचुएशंस हमको नजर आती हैं, तो यूपी में बिना अलायंस के चुनाव लड़ना इस वक्त बहुत मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। इसको कि तमिलनाडु में जब चुनाव हो रहा था तो दो बड़े अलायंस थे, आपने देखा एनडीए का भी अलायंस था, उधर यूपीए का भी था, मतलब एक डीएमके की अगुवाई में था, एक एआईएडीएमके की अगुवाई में था, कई पार्टियां थी। लेकिन कि चुनाव कौन जीता वहां पर? विजय थालापति। अनुमान किसी ने नहीं किया होगा कि विजय थालापति इस तरह से जीतेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन दिनों बातचीत चल रही थी, तो भीतर खाने खबर थी कि बीजेपी ने भी उनको ऑफर किया था कि आप अलायंस में आ जाइए। यूपी की तस्वीर सर थोड़ी अलग है। नहीं, यूपी की तस्वीर अलग नहीं, कैसे आप यूपी की तस्वीर अलग है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से जब देखेंगे चीजों को, तो आंकड़ों के हिसाब से तो आप एक पूरी दूसरी तस्वीर देखेंगे। बीजेपी अगर 2022 में देखें तो 376 सीट्स पर उम्मीदवार उतारती है, 255 जीतती है, 115 पे रनर अप रहती है। समाजवादी पार्टी 347 पे उम्मीदवार उतारती है, 111 जीतती है, 223 पर रनर अप रहती है। तो राजनीति गणित से नहीं चलता, मैंने हमेशा कहा है केमिस्ट्री काम करती है, लेकिन कौन सी केमिस्ट्री मायावती जी के पक्ष में काम करेगी और कैसे उनको वोट मिलेगा, ये थोड़ा भी उसको हमको लग रहा है कि जो दूसरी पार्टियों की यानी बीजेपी, एनडीए और और इंडिया गठबंधन के जो साझेदार हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस समीकरण कर रहे होंगे। दूसरी बात जो है, अगर जो मायावती जी जो कह रही हैं DRBO जो उनका फॉर्मूला है, यानी दलित, राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी, तो अब उसमें सवाल है कि मान लीजिए दलित वोट की अगर बात करें तो दलित वोट तो एक तरह से उसमें चंद्रशेखर दावेदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार उतारेंगे। तो अगर दलित चेहरे के आधार पर अगर आप देखें तो दलित वोट के भी बटने के चांस बन जाते हैं। और चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी में बहुत मुखर होकर लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनकी भीम आर्मी ने बहुत काम किया है, पहले भीम आर्मी आपको पता घर घर में जिस तरह, तो वो ज्यादा दिख रहे हैं कि मैं हम दलितों के बीच। हाँ, खुद भी सांसद हैं, एक सीट है उनके पास लोकसभा, खुद उन्होंने जिस तरह से जीता, और उनकी स्ट्रेटेजी भी और डिसीजन लेने में भी वो बहुत देरी नहीं करते, उनको दूसरे की ओर नहीं देखना है। अगर राजपूत वोटरों की बात करें तो राजपूत जो इनका DRBO की अगर जो स्ट्रेटेजी देखें तो राजपूत भी अपने तरीके से वहां पर है। अभी तो जो हो रहा है कि यूपी में राजपूत बीजेपी के साथ है, कुछ दूसरे तरफ आएंगे। ब्राह्मणों की बात की जाए तो वहां भी अलग अलग तरह से दावेदारियां हैं। ओबीसी वोट के बड़े दावेदारों में खुद बीजेपी और अखिलेश यादव की पार्टी है। तो ये जो कहते हैं ना कि गणित और नहीं चलता, उसमें एक रसायन काम करता है। तो अब अभी देखना ये है कि जो आकाश आनंद को आगे करने का कोई रसायन तो नहीं काम कर जाएगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 403 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने दे दिए और जो नतीजे हैं वो 2022 टाइप ही रहे। बिल्कुल, तो बहुत सारे सवाल हैं। एक बात है कि जो इनपुट मिल रहा है कि मायावती जो बीएसपी के कार्यकर्ता है वो सोशल मीडिया वगैरह पर जो है वो चल रहा है, वो चल ही रहा है, लोगों के बीच बहुत तेजी से जा रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अब ये कितना वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल साइलेंट तरीके से यहाँ पर बीएसपी काम करते हुए नजर आ रही है, सोशल मीडिया में उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बीएसपी की सुप्रीमो कभी कभार ही वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ही अपनी बात रखती हैं, ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती, ज़्यादा रैलीज भी ज़्यादा नहीं कर रही हैं। लेकिन बीएसपी को लेकर ये खबरें हैं कि जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड पर लोगों से मिल रहे हैं, खासतौर पर अपना जो उनका वोट बैंक है दलित वोट बैंक, उसको वो दोबारा से एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखर
चंद्रशेखर क्या करेंगे, किस तरीके से वो अपना विस्तार जिस तरीके से कर रहे हैं, विस्तारवादी राजनीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या चंद्रशेखर अपनी बात लोगों तक समझाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से मायावती पर ही, बीएसपी पर ही दलित वोट बैंक और उसके साथ जो जुड़ा मुस्लिम और दूसरा वोट बैंक है वो भरोसा करेगा? सबसे बड़े सवाल ये है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे News 24 उत्तर प्रदेश।